नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सीमांचल में ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीट और मायावती की बसपा 1 सीट जीतने में सफल रही हैं। हालांकि अब बिहार की खबरें नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तरफ फोकस्ड हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के नज़रिए से इन चुनावों से जो सामने आया है उस पर उसे कुछ छानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी 5 सीट और 1 सीट क्रमशः जीतने में सफल रहीं। एक तस्वीर इस बीच काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। ये बिहार की रामगढ़ विधानसभा से बसपा के एक विधायक जीते हैं, पिंटू यादव। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, तो पीछे 2 तस्वीरें लगी थी, एक बसपा की और एक एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी की। चर्चा होने लगी कि क्या ये गठबंधन, ये साथ ओवैसी का और मायावती का यूपी तक भी आगे जा सकता है क्या? कोई नया समीकरण बन सकता है क्या? इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट राहुल लाल जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। राहुल जी, आप बहुत दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं। पहले एक बुनियादी सवाल, आप बिहार में 2020 में ऐसा कहा गया कि जैसे एक फ्लूक था ओवैसी की पार्टी का सीमांचल में प्रदर्शन, फिर बाद में उनके विधायक टूट भी गए, लेकिन 2025 में भी उन्होंने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली हैं। आप कुल मिलाकर ओवैसी के इम्पैक्ट को बिहार के चुनाव पर कैसे देखते हैं? नहीं, नीरज जी, ओवैसी जी का लगातार 2 बार जो है वहां से 5-5 जो है उनके विधायक चुन के आना एआईएमआईएम, ये एक उनकी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए 2020 में तो और लोग वहां पे वो उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया था और वो चीजें पहले से लग भी रही थी। लेकिन इस बार जोकीहाट का वाला जो सीट है वो तो उनके उनके साथ दिख रहा था कि वहां पे उनकी उपस्थिति काफी मजबूत है। लेकिन बाकी 4 सीटों पे कहीं कहीं जो अंडरग्राउंड जो उनके फेवर में चीजें चल रही थी वो बाहर से नजर नहीं आ रही थी। तो इसको एक तरह से मैं काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि उनके 4, और हमें लग रहा है कि उनके 4 विधायक जो है कि वो टूट के आरजेडी की तरफ भी आए थे। तो जब तमाम बीजेपी की तरफ इस प्रकार के आरोप लगते हैं नीरज जी कि वो छोटी छोटी पार्टियों को तोड़फोड़ कर लेती है, उसी रास्ते पे आरजेडी भी गई और हमें लग रहा है कि कहीं कहीं अब फिर से लोगों ने जनादेश दे दिया है। तो उस सेक्शन में, उस वर्ग में अब उनकी लोकप्रियता है, और वो जब राजनीति में प्रवेश करते हैं कहीं पे तो उसको गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है। और उनसे संबंधित जो विपक्षी दल है या जो जिनको उनके आने के कारण से जिनको नुकसान हो रहा है नीरज जी, उनकी जो रणनीतिक तौर पे जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे महागठबंधन को जो तैयारी करनी थी वो तैयारी वो नहीं कर पाए। वो ये मान के रहे कि 2020 वाली स्थिति जो है वो 25 में नहीं दोहराई जा रही और सीमांचल में हमें मजबूत स्थिति रहेगी। और इसका पूरा लाभ जो है कहीं न कहीं हम लोगों ने एनडीए खेमे को मिलता हुआ भी देखा, क्योंकि 5 सीटों पे वो जीते हैं नीरज जी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि कितने सीटों पे जो है नुकसान की स्थिति भी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी पंक्ति में अभी शुरुआत में कहूंगा कि जब बाइपोलर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है नीरज जी कि इस प्रकार के दल आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो उस दृष्टि से ये सफलता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमांचल में यूं तो जिस तरह का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का और जेडीयू का वो पूरे बिहार में ही है, लेकिन सीमांचल में उन्होंने पिछली बार से अपनी सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई। 24 में से शायद 18 सीटें या 24 में से काफ़ी ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती। कासिम साहब, आप यूपी पर आते हैं। हम लगातार पिछले चुनावों में ओवैसी फैक्टर को उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बस कोशिशें करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ ही देखते आए हैं। क्या आपको लगता है कि अब ओवैसी जो है वो बिहार की राजनीति में अपने प्रदर्शन को बिहार के स्तर पर ले जा सकते हैं, या कम से कम अपने यूपी के पिछले प्रदर्शन को सुधारने की स्थिति में है? शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा राहुल जी ने बताया, बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश पे असरदार होंगे, ये बात शुरू से एक तबका महसूस कर रहा था। सियासी जो लोग थे वो भी, और पॉलिटिकल सर्कल से अलग भी। आम आदमी भी कह रहा था कि बिहार के नतीजे उत्तर प्रदेश पे बहुत असर डालेंगे। ओवैसी का वहां का जो प्रदर्शन है उसको उत्तर प्रदेश के अगर आप उसमें देखिएगा बैकग्राउंड में, परिदृश्य में,
तो आपको लगेगा कि ओवैसी यूपी में हालात बिल्कुल सेम है जो वहां के थे। बिहार में भी यादव लीडरशिप थी, तेजस्वी यादव की। उत्तर प्रदेश में भी लीडरशिप है अखिलेश यादव की। बिहार में भी ओवैसी जो हैं मजबूत थे, उनके 5 एमएलए थे। इसमें से एक उनकी पार्टी में रहा, एक जेडीयू में गया, 3 जनता दल में गए, आरजेडी में। जनता दल वाले रिपीट नहीं हुए, उनको टिकट नहीं मिला, वो हार गए या लड़ नहीं पाए। और जेडीयू वाला एकमात्र विधायक जो जेडीयू गया था जमा खां, वो इलेक्शन जीत गया। ओवैसी वाला भी जो उनके साथ रुका था वो भी इलेक्शन जीत गया। और ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली, एक सीट वो 300 वोट से हार गया। मैं अभी बहुत जमाने के बाद वतन गया था अपने, तो जी। आज ही वापस आया हूँ आपसे बात होने के बाद। हम्म। रास्ते में होटल पे, चौराहों पे, दुकानों पे, खानकाह भी एक गया था, दरगाह, वहां पे हर जगह ये बात तो हो रही थी कि ऐसा है कि हमें अपना वोट गिराना है। ये जो ऐसी फैक्टर है, इसकी मुझे लगता है कि काट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मुस्लिम मेंटेलिटी जो है, मुस्लिम जो जनमानस है, वो तकरीर पसंद करता है, भाषण पसंद करता है। मुलायम सिंह यादव के साथ वो इसलिए था कि मुलायम सिंह यादव को एक तबका अयोध्या का खलनायक मानता था, तो इसने अपने आप उसको नायक मान लिया। लालू के साथ इसलिए था कि उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार किया था और वो उनके इश्यूज को लेकर मुस्लिम्स के लिए बोलते थे। जी। अब लीडरशिप जो है, जैसे तेजस्वी ने, मैं आपको बिहार का बताऊं कि सीमांचल में पोजीशन खराब थी ओवैसी की। जब उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, उसके बाद से उनका मामला वहां बनना शुरू हुआ है। उसके बाद की जो उनकी तकरीरें थी, उसके बाद लोगों के माहौल था। और यही चीज उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगी कि अखिलेश यादव किसी भी मुद्दे पे गोल मोल बात करते हैं। कल आपने आजम खान की गिरफ्तारी पे उनका ट्वीट देखा, कोई आज तक डिकोड कर नहीं पाया कल से आज तक कि अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं। ये चीज मुसलमानों को, आपको अगर मुसलमानों को एड्रेस करना है तो आपको नाम लेके करना होगा। मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए आपको बात करना होगा। ये नारा देके पीडीए में और ए में कभी आधी आबादी, कभी अगड़ा, कभी आदिवासी, इस तरह की बातें मुसलमानों को अपील नहीं कर रही है नीरज जी। और ये नुकसानदेह होगा। और ओवैसी एक बहुत अच्छे वक्ता है और साथ में वो आपसे जो कहते हैं वो आपको छू जाता है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करेगा। कितना करेगा इसके लिए थोड़ा हम लोगों को वेट करना होगा कि कितना करता है कितना नहीं करता, लेकिन करेगा, इससे जाने की नहीं, कितना करता है ऑब्वियसली ये नहीं है, लेकिन आप बॉटम लाइन आपकी बात की है कि जो एक इंप्रेशन 2022 और 2024 में है कि 89% 90% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को या उनकी अगुवाई वाले गठबंधन को मिला है, उसमें सेंध लगाने की स्थिति में तो ओवैसी दिखते हैं। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। और देखिए, ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में संभल जैसी सीट का चेयरमैन जीता है और हराया किसको है? कुंवर इकबाल महमूद, जो वहां के 5 बार के एमएलए हैं, उनकी पत्नी को मिनिस्टर भी थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि संभल में एमपी समाजवादी पार्टी का कुंवर इकबाल महमूद की पत्नी लड़ रही हैं और उसको एमआईएम का कैंडिडेट हरा देता है। इसी सहारनपुर की 1-2 सीटें हैं, मुजफ्फरनगर की टाउन एरिया की सीटें ओवैसी ने सेंध लगा रखी है। तो वो कब लगाई थी? जब 2022 में एक हवा थी कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। एक आमतौर पर यह था कि भाई भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहिए। लेकिन बिहार के बाद देखिए, बिहार में 14% यादव है। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि 13 एमएलए कैसे जीत जाते हैं जेडीयू के गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, यादव बिरादरी के। ये सब चर्चा में चीजें आ चुकी। तो मुझे लगता है कि अगर एड्रेस नहीं किया गया मुसलमानों को, मैं चूंकि उस कम्युनिटी से आता हूं और मैं अपनी उस कम्युनिटी की सोच आपको बता रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे एनालाइज नहीं कर रहा हूं। मैं एक मुसलमान के तौर पे जो बातें हुई हैं, जो बातें मैं सुन रहा हूं, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, वो बहुत अच्छा नहीं है, अलार्मिंग है इनके लिए। जी, तो ये अपने अपने हिस्से में लगती हुई सेंध को अखिलेश यादव भी महसूस कर रहे होंगे, सेंस कर रहे होंगे, स्मेल कर रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिछले नीति से अलग, मैं रवैया नहीं कहूँगा, अपनी पिछली रणनीतियों से अलग गठबंधन में ओवैसी जगह मांगते हैं तो उन्हें अपने साथ मिला सकते हैं? कहने का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोलने में, क्योंकि बिहार से अलग यहाँ तो बीजेपी मुख्य पार्टी है, इसलिए उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलने में अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह चंद्रशेखर का उदाहरण लोग देते हैं कि अखिलेश यादव ने नहीं लिया अल्टीमेटली उन्हें अपने साथ? क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव के बाद चीज़ें बदलेंगी, ओवैसी जगह बना सकते हैं गैर एनडीए गठबंधन में?
देखिए, चूंकि हम लोग ओवैसी पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा खाली मैं बैकग्राउंड में फिर से बिहार जाऊंगा हल्का सा। जी जी जो जी। कासिम साहब ने एक चीज बड़ी सही की, मैं वो कि वहां पे स्थिति जमीनी तौर पे बहुत मजबूत नहीं थी ओवैसी की। वो इस बार वो 5 सीट लाएंगे, उनके ही जो नेता थे वो भी नीरज जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और चूंकि उस सीमांचल क्षेत्र में मैं गया था उस समय तक भी, जबकि नेशनल मीडिया में यह डिबेट चल रही थी नीरज जी कि उप मुख्यमंत्री जो है कि वो 2% वाले, 2.5% वाले को जो है कि घोषित कर दिया गया, लेकिन क्या 18% जो है कि वो दरीड़ होएगा। जब ये डिबेट चल रहा था तब भी वो माहौल नहीं बना था। तो हालांकि कुछ चर्चा में जरूर था कि क्या मुस्लिमों को जो है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, ये चर्चा थी। लेकिन हाँ, उसके बाद की चुनाव में माहौल काफी तेजी से बना। तो ऐसे स्थिति में देखिए, दो मामले तो हैं। अगर बिहार में जिस तरह से वो कमजोर थे और चुनाव होते होते तक वो 5 सीटें जीत गए, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उनको बिल्कुल वो एज ए गैर गंभीर ढंग से उन्हें नहीं लेंगे। हालांकि हम लोगों के पास दो उदाहरण है बिहार के, दो जगह, चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव हो या 2025 के विधानसभा चुनाव हो, जहां पे उन्होंने जोरदार दस्तक दी। 2020 के चुनाव के बाद नीरज जी आपको याद होगा कि फिर ओवैसी साहब ने बड़ी जोरदार तैयारियां जो है कि पश्चिम बंगाल के लिए भी कर रखी थी, और उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास भी करते हुए दिखे थे। लेकिन फिर लास्ट में चुनाव के समय में भाग लेने में उस तरह से सक्रियता उनकी फिर नहीं रही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने वहां पे भी गठजोड़ करने के कुछ प्रयास भी किए थे। तो ये तीन, अगर राज्य, दो विधानसभा के और एक पश्चिम बंगाल के, तो अब इनके लिए एक ऑप्शन होगा। चूंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि अखिलेश जी को सावधान तो रहना ही पड़ेगा अगर उस मामले को थोड़ा भी गैर गंभीरता से लेंगे। और अगर ओवैसी साहब के गैर गंभीरता को लेने का मतलब, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम समूह को यह संकेत कभी नहीं जाना चाहिए कि वो उनके वोटों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक अंतर भी है नीरज जी। बिहार में मामला ये है कि वहां पे जदयू जो है और नीतीश कुमार एक ऐसे छवि है जिसके साथ अल्पसंख्यक वहां पे उस रूप में दूरी नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे है। तो दोनों जगह के राजनीतिक वातावरण में अंतर भी है, और वो अंतर इस रूप में भी है कि मुस्लिम वोटों के मतदान करने के प्रवृत्ति के रूप में भी दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोगों ने 2022 में भी वो प्रवृत्ति देखी, 24 में भी देखी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, जैसे लगातार लंबे समय तक ये मामले उठते रहते थे कि क्या अखिलेश यादव तवज्जो उतना ही देते हैं आजम खान के मामलों को जितना तवज्जो उन्हें देना चाहिए वो मिलते हैं। वो जब भी जेल जाते हैं तो ये सवाल भी शुरू हो जाते हैं कि वो सीतापुर जेल नहीं गए थे तब मिलने के लिए, अब वो फिर से गए हैं तो वो वहां जाके मिलने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुस्लिम समूह के मामले को बहुत गंभीरता से उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो इन मामलों पे उनको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड का मामला नहीं है। अगर पीडीए में हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को बिल्कुल जो उनके मामले हैं उसको काफी गंभीरता से सुना जाएगा। जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या उन्हें गठबंधन में शामिल करेंगे, हमें लग रहा है कि ये इसका जवाब इतना सरल नहीं है उनके लिए अभी, और चूंकि अभी चुनाव में समय भी है तो वो प्रथम प्रयास तो यही होगा कि उनको गठबंधन में शामिल ना करें। उत्तर प्रदेश में उनकी भूमिका ही काफी ज्यादा सीमित रखी जाए। तो क्योंकि बिहार में वो देख चुके हैं कि अगर वो ओवैसी साहब कहीं जड़ जमाते हैं तो उनके जड़ को हटाना आसान काम नहीं होता है। उनके पार्टी के विधायकों को लोग भले अपने इधर उधर ले लें, लेकिन जनता के बीच में जन समर्थन बना रहता है। तो उत्तर प्रदेश के राजनीति में अगर एक बार वो आते हैं तो फिर तस्वीर क्या बनती है। तो उनको इसलिए प्रथम प्रयास तो रणनीतिक तौर पे यही होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये भावना ही मुस्लिमों में ना आए कि उनको ओवैसी की तरफ देखना पड़े। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही सवाल मायावती के लिए भी है कासिम साहब। हालांकि वो 9 अक्टूबर की रैली में भी मेरे ख्याल से उन्होंने ऐलान किया था कि हम अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन तब तक बिहार का चुनाव तो हुआ नहीं था और हालात तो आगे भी और बदलेंगे। क्या आपको लगता है कि काफ़ी चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया पे एमडी गठबंधन, क्या आपको लगता है कि मायावती का बिहार की तर्ज पर ओवैसी की पार्टी के साथ कोई समीकरण, कोई गठबंधन के चांस बनते हैं? देखिए नीरज जी, थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ इशारे हैं, कुछ संकेत हैं। जो बीएसपी को जानते हैं करीब से, वो जानते हैं कि मायावती की मर्जी के बगैर बहुजन समाज पार्टी के मंच पे किसी का झंडा लग जाए और कैंडिडेट और वो कोऑर्डिनेटर पार्टी में बना रह जाए, ये असंभव। बिल्कुल, ये असंभव है। मैं अपने 91 से बसपा देख रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन बिहार में हमने देखा, हमने भभुआ में देखा ओवैसी का झंडा, हमने रामगढ़ में देखा ओवैसी का झंडा, हमने वो तीसरी वाली वो सीट थी, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अखिलेश यादव के नाम विधानसभा के नाम वाली सीट थी, वहां समर्थन देखा ओवैसी का और वो झंडे लगे। तो जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
उसमें झंडा लगा हुआ है पीछे, जिसमें अनिल चौधरी और पिंटू यादव बैठे हुए हैं। ये इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, इसको मैं खारिज नहीं कर सकता। ये उम्मीद लोग कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि मायावती 2020 में ओवैसी से अलायंस कर चुकी हैं बिहार में, कि उनके लिए कोई नया प्रयोग नहीं होगा अगर ओवैसी के साथ जाती हैं। एक बात उन्होंने अपनी बैठकों में हमेशा कही है कि हम छोटे दलों से, लाइक माइंडेड पार्टी से, हम छोटे दलों से गठबंधन कर सकते हैं। ये उन्होंने हमेशा कहा है। अपने जो कैडर की बैठक लेती हैं, प्रभारियों की बैठक लेती हैं, उसमें ये कहती रही हैं। तो इसे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। एक चीज मैं कहूं, राहुल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है बिहार से अलग है। मैं थोड़ा सा उसमें अमेंड कर दूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति, सीमांचल जो हिस्सा है बिहार का, वो 18 सीटों का है। और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो है, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसमें लगभग 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोट है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी वहां से एमएलए जीत के आई है। तो वो सीटें जो हैं, वो सीटें टारगेटेड हैं ओवैसी की। और उस सीटों पर लोगों का मानना है कि जैसे किसी भी पार्टी से कोई मुस्लिम एमएलए जीतता है, तो वो उसको पार्टी लाइन पर रहना पड़ता है, जो पार्टी कहती है उसी मुद्दे पर बोलता है। मैं फिर कहूंगा, मुस्लिम मेंटालिटी में बोलने वाला चाहिए जो उसके लिए बोले। जिन नेताओं ने उसके लिए आवाज उठाई, उनके साथ वो जमा, और खूब जमा। कांग्रेस ने 1984-85 तक मुसलमान वोट पाया, और नवासी से मिलना बंद हो गया, एकदम से चला गया और छोड़ के चला गया। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार, और लालू यादव उनके परिवार के साथ आज तक वो रहा। लेकिन आप बिहार के इलेक्शन को अगर देखिएगा नतीजों को, तो उस नतीजों में वैसे तो सिर्फ 25 सीटें लड़ रहे थे। 25 में वो 5 जीते, छठी पे 300 के करीब वोटों से आ रहे। 4 सीटें ऐसी हैं वो सेकंड पे हैं। तो 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो लड़ाई में है। 15 सीटों को आप मान सकते हैं कि उनकी वजह से आरजेडी और गठबंधन हार गया। लेकिन बाकी जो है, जेडीयू का अगर आप देखें तो उनका मुसलमान जीत जाता है, उनके 13 यादव जीत जाती हैं। ये सारी चीजें देखें, उनको वोट मिल रहा है। और एक बहुत अलार्मिंग है, पता नहीं आपकी नजर है राहुल जी, आपकी कि नहीं जानता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। यादव लीडरशिप के साथ नॉन यादव वोटों का जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मराठा नॉन मराठा करके महाराष्ट्र में मराठा हटाया, जाट नॉन जाट करके हरियाणा में जाट हटाया, और उत्तर प्रदेश और बिहार में अब यादव नॉन यादव में बहुत हद तक यादव नॉन यादव करके बिहार में वो कामयाब रहे। उनके पास, ये सही बात है कि उनके पास वहां पर नीतीश कुमार थे, यहां उनके पास कोई नीतीश नहीं है पिछड़ों में, ये सच है। लेकिन साथ में अखिलेश यादव के साथ भी वही ड्रॉबैक है कि यादव वोटर्स जो नेता जो हैं, लीडर्स जो हैं, लोकसभा में आपने यादव एक भी टिकट नहीं दिया, चल गया। 5 टिकट जो हैं वो यादव के नहीं जोड़े जाएंगे। न उसमें बलराम यादव का परिवार है, न मिश्र यादव का परिवार है, न श्यामलाल यादव का परिवार, कोई परिवार नहीं। एक मोहल्ला, एक घर, एक बूथ के 5 एमपी हैं, उसको यादव कम्युनिटी से नहीं जोड़ा जा सकता। असेंबली में आप अगर ऐसा करेंगे तो दूसरी पार्टियां यादव को टिकट देके आपके उस वोट को अपने पाले में कर लेंगी। और ये देखा गया है, हमने इसको देखा है, बिहार में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी ये हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत भिन्न है। वहां आसानी थी, यहाँ बड़े मुश्किल रास्ते हैं नीरज जी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी लूंगा राहुल जी, कि जब हम उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात, इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि यादव जो है वो ओबीसी कम्युनिटीज में भी अलग थलग पड़ गए, यानी हिंदुओं में भी यादव जो है वो अलग थलग पड़ गए, और गैर यादव ओबीसी का वोट एनडीए गठबंधन को गया। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव यानी एक ओबीसी वर्ग का नेता नीतीश कुमार से लड़ रहा है ना, जो कि वो खुद ओबीसी ईबीसी का नेता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई एक अखिलेश यादव यानी ओबीसी के एक नेता की फॉरवर्ड के एक नेता से है, सामान्य श्रेणी के एक नेता से यानी योगी आदित्यनाथ से है। यहाँ पर इस मायने में ये परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये बात तो है कि अखिलेश यादव का जो कल ट्वीट था न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन के ट्वीट पर, उसे डिकोड करने में लोगों के दोनों नज़रिए थे कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि जो इल्ज़ाम बिहार में यादव कम्युनिटी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है दबंगई का, वो कम से कम यूपी में ना लगे। तो ये एक डर तो है ही। जंगल राज का जो नैरेटिव बिहार में एनडीए ने तेजस्वी के खिलाफ चलाया, वो हम देख रहे हैं कि गुंडा राज की शक्ल में बिहार में उसको, यूपी में उसको इंप्लीमेंट करने की योजना है। तो ये योजना है या नहीं है, लेकिन वो दिखता है कि उस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये चुनौती तो अखिलेश यादव के सामने है कि भाई ये गैर यादव ओबीसी जो है वो यादव
कम्युनिटी की जो एक छवि है उसकी वजह से बिहार की तरह छिटक न जाए? नीरज जी देखिए, ये एक चिंता का विषय हमेशा रहेगी, क्योंकि हम लोग अगर देखें कि 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से उन्होंने जो शानदार आगाज किया है, तो उन्होंने एक पूरा ध्यान ही उनका रहा कि ओबीसी में गैर यादव ओबीसी उसको टारगेट करने के लिए ही उन्होंने पूरा ध्यान दिया, और छोटे छोटे जो ओबीसी के समूह थे उसको अपने साथ जोड़ा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, वो प्रयास उसी संदर्भ में है कि बाकी जो दूसरी छोटी छोटी जातियां हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तो एक एक डिवीजन कर दिया जाए यहाँ पे। और ये उसमें उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी हम लोग देख रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव तक अच्छी खासी सफलता भी मिली। हालांकि जब अखिलेश पीडीए लेके आते हैं और पूरे अपने रणनीति में बड़ा परिवर्तन करते हैं, तो फिर हम लोगों को 2024 के वो नतीजे दिखे। मुझे तो ऐसा लगता है नीरज जी की जो ये इफेक्ट था ना कि गैर यादव और यादव ओबीसी के बीच का इफेक्ट, वो उत्तर प्रदेश से कहीं कहीं बिहार में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को बिल्कुल हर समूह हर वर्ग का पूरा वोट मिला। तो उस समय 2020 के चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो वो अलग रिफ्लेक्शन देते हैं, लेकिन 2025 तक में आते आते थोड़ी चीजें दूसरी दिखाई देती हैं अभी भी। तो इसलिए वो देखिए, जब ये घटनाएं बिहार में घट चुकी हैं और अगर ये टेंशन है, अखिलेश यादव जी के उस ट्वीट के जो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, तो वो और उसको उन्होंने पर्टिकुलरली उसी को उदाहरण उन्होंने दिया है अपने वीडियो में, अपने ट्वीट में, तो फिर इसका मतलब है इस मामले को लेकर वो गंभीर भी है जी। इसलिए अगर देखिए कोई 2 साल पहले ही किसी मामले को लेकर सतर्क हो जाए पार्टी नेतृत्व, तो फिर उसका समाधान तो निकल जाएगा, वो एक गंभीर विषय नहीं होगा। गंभीर विषय अभी भी मैं ये मानता हूं कि क्या ओवैसी जी अगर यहाँ पे पैड बनाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, और जो दूसरी चीज है कि क्या जो है कि AIMIM और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो सकती है, तो ये बात से मैं सहमत हूं कि 2020 में बिहार में हुआ है गठबंधन। इस बार भी हम एक तरह से पर्दे के पीछे की वो समर्थन की नीतियां जो है कि वो चुनावी मैदान में सामने में ही दिखाई दे रहे थे वो। तो उत्तर प्रदेश में अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हो जाए तो वो कोई बहुत आश्चर्य वाली स्थिति में नहीं है, और अगर वो एक अच्छी रणनीति होगी। हमें लग रहा है बहुजन अगर वो एक तीसरा कौन अगर बनाना चाह रहे हैं, वो ओवैसी साहब और बीएसपी की दृष्टि से अगर उसको देखें तो एक विन विन सिचुएशन वाली स्थिति बन सकती है कि वो थोड़ा दलित वोट भी आ जाए और अल्पसंख्यक वोट भी आ जाए, और मिलकर वहां पे कुछ देखिए, कोई भी राजनीतिक प्रयोग तभी सफल होता है जब आपके पास अपने बेस वोट कितने हैं, तब फिर आप उसमें दूसरे बेस वोटर को जोड़ते हैं। इस स्थिति में मैं फिर से यही कहूंगा कि अखिलेश यादव जी का पूरा प्रयास ये होगा कि पीडीए में जो ए शब्द है, ऐसे तो उसमें उनको तीनों ही खंडों पे वो ए शब्द के ऊपर पर्याप्त बल उसको दिया जाए, और उनके यहाँ पे उपस्थिति हो ही नहीं सके। क्योंकि देखिए 2022 का हो मामला, उस समय भी ओवैसी साहब ने तैयारी की थी थोड़ी उत्तर प्रदेश में आने की, और उस समय आपको याद होगा कि जो अनुप्रिया पटेल की जो बहन है, जो दूसरी पार्टी दूसरी खेमा में चल रही है, उनके साथ कुछ वार्तालाप करने का भी उन्होंने प्रयास किया था। फिर बातें इधर से उधर हो गई, लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी चली लेकिन चल नहीं पाई वो मामले। तो उत्तर प्रदेश को लेके ओवैसी साहब पहले से गंभीर हैं, और वो चुनाव के मैदान में इसलिए नहीं आए कि वो उन्हें, चूंकि अभी तक जमीन बिल्कुल उनको वैसी नजर नहीं आई है, लेकिन वो उनके होमवर्क सिस्टम में कि वो लगातार काम कर रहा है। और उससे आपको मैं तो नीरज जी, हमें यह भी चीज ध्यान में आ रहा है, जब आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आई थी और उसके बाद अखिलेश यादव जी की बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया रही थी उसके ऊपर 2022 में, लेकिन हालांकि कुछ घंटे के भीतर ही उन्होंने जो है कि वो राहुल गांधी का फिर स्वागत कर डाला था। 2022 की बात कर रहा हूं। तो ये जो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, उस गठबंधन के साथ भी जो है वो अल्पसंख्यक वोटर एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में चूंकि दलितों का भी मामला जुड़ जाता है उसमें, तो वो उसी चीज को कैसे सींचे और 2024 के मामले को किस तरह से 27 तक ले जाएं, ये उनके लिए चुनौती होगी। क्योंकि ये अगर गठबंधन बनता है तो फिर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में चुनाव जो है वाकई में रोचक हो सकता है नीरज जी। लेकिन कासिम साहब, आपने चूंकि पश्चिम की बात की थी, मैं इसको उठा के पूर्व में ले जाता हूं कि ओवैसी तो अंसारी के यहाँ भी नजर आ रहे हैं फंक्शन में, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, हम वायरल फोटो की बात कर दें तो जुबली हिल्स, तेलंगाना में जुबली हिल्स का इलेक्शन जीतने वाले कांग्रेस के एमएलए नवीन यादव असदुद्दीन ओवैसी के पैर छूते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस का जीता हुआ विधायक उनके पैर तेलंगाना में छू रहा है, वो खुद पूर्वांचल में अंसारी के यहाँ नजर आ रहे हैं, बिहार में वो बसपा को समर्थन दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो उन्होंने तो सारे दरवाजे खोल रखे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। देखिए, जहां तक इनकी बात है अब्बास अंसारी की,
तो उमर अंसारी की शादी में जाना। तो चूंकि ओवैसी उनके बाप के मरने में, उनके पिता के मरने में गए थे, तो उनको इनवाइट करना उन भाइयों की जरूरत थी कि उनको इनवाइट करना चाहिए। दूसरी चीज, जो आपके इम्तियाज जलील हैं, जो इनके एमपी थे महाराष्ट्र वाले, वो उनके रिश्तेदार भी होते हैं। अंसारी परिवार से उनकी रिश्तेदारी लगती है, तो गोंडा से एक रिश्ता निकलता है जो वहां तक जाता है, मतलब रिश्तेदार, मतलब बाकायदा रिश्तेदारी। तो एक वजह तो ये है। दूसरी चीज ये है कि उस तेलंगाना की आपने बात की, तेलंगाना में ओवैसी का ये कहना है, उनकी पार्टी का ये कहना है कि कैंडिडेट ने हमसे समर्थन मांगा आके, हमने उन्हें समर्थन दिया। हमारा समर्थन कांग्रेस को नहीं था, उम्मीदवार को था। और उम्मीदवार ने आके उस पूरे फर्ज को पूरा किया, पैर छुए, उसके बाद क्या क्या पहनाना है, माला पहनानी है, जो जो करना है उन्होंने, टोपी वोपी जो होता किया उन्होंने। ये बात बिल्कुल सच है कि ओवैसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता आफ्टर बिहार नीरज जी, और किसी समीकरण में बांध के ओवैसी को नहीं बांध पाएंगे आप। मैं ओवैसी को 1989 की बसपा के जैसा देख रहा हूँ। 89 में, 84 में बसपा बनी, और 89 में जब उसने 13 एमएलए जीते थे, तो एक पार्टी कांग्रेस को उसने जो है वहीं पे खत्म कर दिया था, झटके देके 12-13% वोट मिला था, और वो सारा वोट कांग्रेस से निकल के आया। तो वो मैं ओवैसी को अब उस तरह से देख रहा हूँ। लोग, ये जो लोगों की चर्चा हो रही है, बात जो लोग कर रहे हैं, वो उसी तरह कर रहे हैं कि जब एक कम्युनिटी अपना वोट गिना देती है, तो इस देश की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो लेडी, जिन्हें मायावती कहते हैं। तो हम क्यों इस बात से पीछे रहे? चूंकि आप जब मुस्लिम, फिर मैं कहूंगा ये एक काम नहीं करेगा नीरज, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक इतने टुकड़े हुए हैं, अगला हुआ है, आधी आबादी हुई है, आदिवासी हुआ है। ए से जहां पे होता है अखिलेश जी का, वो अपना एक ए में कोई एक नया शब्द बता देते हैं, ए से ही है ना, पी में कोई परिवर्तन होता है ना डी में होता है। आप मुस्लिम अगर नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है आप धोखा खा जाएंगे। बिल्कुल, ये एक मैं कम्युनिटी की आपको ब्रेन मैपिंग जो हो रही है वो बता रहा हूं। कम्युनिटी की जो बात है वो ये कह रही कि ये क्या है कि ए में कभी आधी, कभी ये, कभी वो, मतलब ए भी, और उसमें ए में भी इतने हिस्से। आप मुस्लिम कहने में, आपको अभी कल का ट्वीट या फिर इससे पहले के ट्वीट, मैंने कई बार यूपी तक पे उसको, जो एक्स के पोस्ट है उसको मेंशन किया है, प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं। आप समझते रहिए क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव। जेल चले जाएं, उसके बाद पूरा ट्वीट उस पर, कल आपके यूपी तक ने मेरे ट्वीट को उठाया भी था। मतलब इतना बड़ा उन्होंने लिख दिया, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आजम खां को कह रहे हैं कि जब सत्ता में आदमी रहता है तो गुरूर मगरूर होता है, तो उसका खुदा बदला लेता है, या किसी और को कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राजनीति मुस्लिम, देखिए मुस्लिम मेंटालिटी को खूब जानते थे मुलायम सिंह यादव, खूब समझते थे लालू यादव, खूब समझती थी कम्युनिस्ट पार्टियां, और खूब समझती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुस्लिम, या आप देख लीजिए, वहां देखिए, जाके आंध्र प्रदेश में देखिए, आप देखिए तेलंगाना में देखिए। तो मुसलमान के लिए जब तक आप मुसलमान नहीं इस्तेमाल करेंगे, इशारे किनारे से मुसलमान जो है फिर वो छटक जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आपने रोक दिया हो, बहुत करीब जाके आप रुके हो, या आप उनके मुद्दों पे बोले हो। मुद्दों पे आप खामोश रहते हैं। प्रयागराज की घटना कहते हैं, अतीक और अशरफ जब मारे जाते हैं, तो ये कोई पुलिस इनकाउंटर नहीं, हत्या हो रही थी, तो एक सांसद और एक पूर्व सांसद, एक विधायक की। मुसलमान इन छोटी छोटी चीजों को नोट करता है, और उसके बाद उसको इलेक्शन में उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं समझता हूं इतना आसान नहीं उत्तर प्रदेश की मुस्लिम वोटर्स के मिजाज को आफ्टर बिहार समझ पाना। बिल्कुल, लेकिन एक बात तय है कि बिहार के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए बहुत सारे संदेश हैं जो उन्हें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ उन संदेशों को लेना होगा, बल्कि उन्हें उन पर काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि बिहार में भी वो तेजस्वी यादव जो बिल्कुल धराशाही नजर आ रहे हैं सीटों के मामले में, वोट उनका उतना ही है जितना 2020 में था। 2020 में उतने ही वोट के साथ, उतने ही परसेंटेज ऑफ वोट के साथ उन्होंने 75 सीटें पाई थी, और यहां पर अब वो सीटें सिमट कर आ गई हैं 25 पर। ऐसे में समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से बदल रहे हैं, और अगर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में यूपी के अंदर अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने वाली एक पार्टी, एक नेता आता है, तो वो कतई 2027 के लिए अच्छा सिग्नल अखिलेश यादव के लिए नहीं होगा। यानी आने वाले दिन यूपी चुनाव के मद्देनज़र बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। रणनीतियां जो हैं वो नई शक्ल अख्तियार करेंगी, जिन पर हमारी नज़र रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।